जो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज हुआ था तो कल तक 23 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया था। आज 24वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। किस जेल में? राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई? तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी। गोरखपुर में एक काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। काकोरी कांड हुआ था कब? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, जिसमें ट्रेन डकैती हुई थी और उसी के आरोप में अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, जिसमें मनमन नाथ गुप्त एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको 14 साल की सजा हुई थी। मनमन नाथ गुप्त एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिसमें 14 साल की सजा दी गई थी, उनको सजा दी गई थी। और फांसी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय मुसलमान कौन था? वो था अशफाकुल्ला। कौन था? फांसी पर चढ़ने वाला पहला मुसलमान। फांसी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय मुसलमान क्रांतिकारी कौन था? भारतीय मुसलमान क्रांतिकारी कौन था? ये थे अशफाकुल्ला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने कहा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल की लाइन है। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को, एक क्रांतिकारी थे, राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो ये गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। किस जेल में? गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। क्रांतिकारी मूवमेंट की बात है तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? जिसको चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र केस, इस बार जो दरोगा में आया था, दरोगा पीटी में, कि मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ? ये हुआ था 1929 में हुआ था। और चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ था? चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ था? जिसमें सुरसेन से संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार कांड ये हुआ था कब? 1930 में हुआ था, जिसमें सुरसेन थे, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। अब कह रहा है नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? तो देख लेते हैं इसको कि नियमगिरी पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में है। नियमगिरी पहाड़ी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए होगा उसका। नियमगिरी पहाड़ी है उड़ीसा में। फिर कह रहा है कर्नाटक में कौन सी पहाड़ी है? तो बाबूदान की पहाड़ी कहाँ है? बाबूदान की पहाड़ी ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है? तो नल्लामलई पहाड़ी कहाँ है? नल्लामलई पहाड़ी कहाँ है? नल्लामलई पहाड़ी ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ है? सेवराय पहाड़ियाँ है तमिलनाडु में। कहाँ है? सेवराय पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे? ये है तमिलनाडु में। है। भारतीय राजनीति में जुआ तुर्क की अवधारणा कब आई थी? तो भारतीय राजनीति में जुआ तुर्क की जो अवधारणा आई थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय राजनीति में जुआ तुर्क की अवधारणा 1969 में आई थी। भारतीय राजनीति में
जुआ तुर्क की अवधारणा कब हुई थी? ये आई थी 1969 में। कह रहा है माहे किस राज्य या यूटी में है? तो माहे जो है ये पांडिचेरी में। 3 भाग है तमिलनाडु के, माहे, कराईकल और यनम, ये 3 जिले हैं और 3 राज्यों को टच करते हैं। पूछता है कौन ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसके 3 जिले जो हैं वो 3 राज्यों को स्पर्श करते हैं? वो है पांडिचेरी। और पांडिचेरी जो था वो किसके प्रभुत्व में था? तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। किसका? फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। और पांडिचेरी को स्वतंत्र कब किया गया? पांडिचेरी को स्वतंत्र किया गया 1954 में। पांडिचेरी को स्वतंत्र कब हुआ? पांडिचेरी स्वतंत्र ये हुआ था 1954 में हुआ था। कब? 1954 में। चिनाई परियोजना किस नदी पे है? क्वेश्चन नंबर 28। तो चिनाई परियोजना महानदी पे है। चिनाई परियोजना किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है। और कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? अलमाती बांध। अलमाती बांध किस नदी पे है? तो ये कृष्णा पे है। और एनीकट बांध किस नदी पे है? एनीकट बांध कावेरी पर है। एनीकट बांध किस नदी पे? कावेरी पे। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? तो यह है गोदावरी पे। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? तो गोदावरी पे है। और कोल बांध परियोजना, कोल बांध परियोजना, कोल बांध परियोजना किस नदी पे है? तो यह है सतलज पे। गोविंद सागर परियोजना किस नदी पे है? तो ये भी सतलज पे है। गोविंद सागर परियोजना किस नदी पे है? गोविंद सागर परियोजना तो ये भी सतलज पे है। किस पे? ये भी सतलज पे है। 29 नंबर, डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो कोसी नदी पे है। डगमारा जल विद्युत परियोजना, डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? डगमारा जल विद्युत परियोजना तो ये किस नदी पे है? ये कोसी नदी पे है। कौन सी? कोसी। और कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहता है? बिहार का शोक। और पूछता है कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये कुरुसेला के समीप मिलती है। कहाँ पे? कुरुसेला के समीप। कुरुसेला के समीप गंगा में मिलती है। समीप कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। गंगा में मिलती है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन है? बिहार और उत्तर प्रदेश की, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, परियोजना ये कौन है? गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना। और फल्गु नदी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो फल्गु नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? फल्गु नदी के किनारे बसा शहर, फल्गु नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? ये है कौन है? गया। और हाल ही में रबर डैम किस नदी में बनाया गया है? रबर डैम बनाया गया है, ये बनाया गया है फल्गु नदी पर। कौन सी? फल्गु नदी। महानंदा बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में बहने वाली नदी कौन है? बिहार के उत्तरी पूर्वी छोर पर, बिहार के उत्तरी पूर्वी छोर पर बहने वाली नदी, बिहार के उत्तरी पूर्वी छोर पर बहने वाली नदी कौन है? बिहार के उत्तरी पूर्वी छोर पर बहने वाली नदी ये है महानंदा है। और आपसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी में पूछ सकता है कि मेची किसकी सहायक नदी? क्योंकि कोसी मेची को जलधारा को जोड़ा जा रहा है, तो मेची किसकी सहायक नदी है? तो मेची किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की सहायक नदी है। मेची किसकी सहायक नदी है? मेची किसकी सहायक नदी है? तो यह है महानंदा की सहायक नदी है।
लक्स मीटर किसके उपयोग में आता है? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने में क्या होता है? लक्स मीटर होता है। और पौधों को वृद्धि मापने में ऑक्जेनोमीटर। पौधों की वृद्धि को मापने में किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? पौधों की वृद्धि मापने में तो ये होता है कौन? ऑक्जेनोमीटर होता है। कौन? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर होता है। विद्युत धारा जो है आममीटर से मापा जाता है। किससे? विद्युत धारा आममीटर से मापा जाता है। किसका? आममीटर से। और ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन है? ऑडियोमीटर। कौन? ऑडियोमीटर है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ऑडियोमीटर से मापी जाती है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित होगा। इसका 31 का बी नंबर होगा। और पूछता है थर्म किसकी यूनिट है? तो थर्म ऊष्मा की यूनिट है। किसका? थर्म जो होती है, थर्म ये ऊष्मा की यूनिट होती है। किसका? ऊष्मा का यूनिट है। और थर्म किसका यूनिट है? और शक्ति का क्या होता है? शक्ति का होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी किरण होती है? तो एक्स किरण होती है। सीटी स्कैन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। क्या होता है? टोमोग्राफी होता है। और इसमें किस किरण का इस्तेमाल किया जाता है? एक्स किरण। और एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन थे? एक्स किरणों की खोजकर्ता जो थे ये कौन थे? रॉन्जन थे। कौन? रॉन्जन। औरक्त किरणों का खोज कौन किया था? औरक्त किरण का खोज जो किया था वो किया था विलियम हर्शेल ने। कौन? विलियम हर्शेल। औरक्त किरण का खोज। और पराबैंगनी किरण का खोजकर्ता कौन थे? पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता ये थे कौन? रीटर थे। पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता कौन थे? ये थे रीटर। 34 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के खोजकर्ता कौन थे? यूरेनियम के खोजकर्ता, यूरेनियम के खोजकर्ता कौन थे? क्लेप्रोथ। कौन थे? क्लेप्रोथ। और यूरेनियम के विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये होता है सीसा होता है। कार्नेटाइट किसका अयस्क है? कार्नेटाइट ये किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका? यूरेनियम का अयस्क होता है। कौन? कार्नेटाइट होता है। रेडियम का आविष्कारकर्ता कौन थे? रेडियम और पोलोनियम। रेडियम और पोलोनियम का आविष्कारकर्ता कौन थे? रेडियम और पोलोनियम के ये थी मैडम क्यूरी। कौन? मैडम क्यूरी। और सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन होता है? पोलोनियम होता है, जिसके 27 होते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा होता है? पोलोनियम। थोरियम। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? मोनाजाइट ये होता है थोरियम का अयस्क होता है। किसका? थोरियम का अयस्क होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? थोरियम का। और प्लूटोनियम कह रहा है तो फियर मेटल किसको कहा जाता है? फियर मेटल, भय की धातु किसको कहा जाता है? ये होता है प्लूटोनियम का। फियर धातु किसको कहा जाता है? प्लूटोनियम। होप मेटल किसको कहा जाता है? होप मेटल। होप मेटल आशा की धातु किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है यूरेनियम को कहा जाता है। किसको? यूरेनियम को कहा जाता है। हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो ये होता है फ्लोरीन। हाइलोजन, हाइलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील हो कौन होगा? तो ये होता है फ्लोरीन। इसका आंसर नंबर ए होगा। हाइलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? अभिक्रियाशील ये होता है फ्लोरीन होता है। कौन? फ्लोरीन। ये होता है फ्लोरीन होता है हाइलोजनों में। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक
विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? ये होता है फ्लोरीन होता है। कौन? फ्लोरीन। कह रहा है क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन के खोजकर्ता कौन थे? सीले थे। क्लोरीन के खोजकर्ता कौन थे? ये थे सीले। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी वाला तत्व है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी वाला तत्व कौन है? क्लोरीन है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी वाला कौन है? तो यह है क्लोरीन। ब्रोमीन क्या है? एक ऐसी ब्रोमीन जो होती है वो द्रव अवस्था, ब्रोमीन एक ऐसी उपधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी उपधातु है, उपधातु है क्या पाई जाती है? जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? तो ये होता है सिक्विड। सबसे बड़ा इसका आंसर होगा 37 का बी। और मृदु कवची कौन होता है? मृदु कवची होता है ऑक्टोपस। मृदु कवची कौन होता है? ये होता है ऑक्टोपस होता है। कौन? ऑक्टोपस। पादप कोशिका का लाइसोसोम किसको कहा जाता है? इसका 38 का सी होगा एस्फिरिसोम। अब राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे? ये थे पैलेट। और राइबोसोम में क्या होता है? ये किससे बना होता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का बना होता है। गोल्जी काय, गोल्जी काय ये भी पादप कोशिका से संबंधित है। और क्या होता है? पादप कोशिका और आत्महत्या की थैली किसको कही जाती है? आत्महत्या की थैली, पादप आत्महत्या की थैली किसको कही जाती है? आत्महत्या की थैली एक कही जाती है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसको कही जाती है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किस कोशिका, और 39 नंबर क्वेश्चन, किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका मानी जाती है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका ए राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे अल्टमैन। कौन? अल्टमैन। अल्टमैन थे। और इसको कब खोजा था? 1886 ईस्वी में। और माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कहा जाता है? पावर कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है? इसको पावर गिरी कहा जाता है। पावर गिरी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है? ये पावर गिरी कहा जाता है इसको। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कही जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे खोजकर्ता कौन थे? अल्टमैन। और ऐसा खोज कब किया गया था? 1886 में किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? ये आसफ जाही था। इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। पहले समझेंगे इसका ट्रिक है। बी अ नी ब ई ग क, और फिर होता है बी या ब होता है। इसको देखेंगे। बीजापुर, ये क्या होगा? अहमद शाही। अहमद शाही। अहमदनगर निजाम शाही। अहमदनगर निजाम शाही। निजाम शाही। फिर आगे देखेंगे बरार। ये था मुस्लिम राज्यों का एक संगठन था जो 1565 ईस्वी में कृष्णदेव राय के खिलाफ लड़ा था। लेकिन इस मुस्लिम गठबंधन में केवल बरार शामिल नहीं था। बरार कौन था? इमाद शाही। उसके वंश को क्या कहता है? इमाद शाही। गोलकुंडा, गोलकुंडा को के वंश को क्या कहा जाता है? गोलकुंडा के एक कहा जाता है कुतुब शाही कहा जाता है। क्या कहता है? कुतुब शाही। और अंतिम में आता है बी और ब, बीदर। बीदर, इसको लेके चलते हैं तो क्या होगा? बरीद शाही। क्या होगा? बरीद शाही। और हैदराबाद में क्या होगा? आसफ जाही होगा।
प्रसिद्ध उत्तर मेरु शिलालेख का संबंध किससे है? परांतक फर्स्ट से है। किससे? परांतक फर्स्ट। और परांतक, इसका ए नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा, परांतक फर्स्ट। और परांतक द्वितीय को क्या कहा जाता है? परांतक द्वितीय को सुंदर चोल कहा जाता है। क्या कहता है? सुंदर चोल कहा जाता है। और राजराज फर्स्ट, इसका बचपन का क्या नाम था? पूछा था टीजीटी में, यूपी में। राजराज फर्स्ट का मूल नाम जो था अरिमोली बर्मन था। क्या था? अरिमोली बर्मन। और इसने क्या किया था? श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला चोल शासक। आक्रमण करने वाला पहला चोल शासक कौन था? पहला चोल शासक ये था राजराज फर्स्ट था। और राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराजेश्वर मंदिर, इसका निर्माण कौन किया था? इसने किया था राजराज फर्स्ट ने। अब आता है राजेंद्र फर्स्ट। श्रीलंका पर पूर्ण रूप से कब्जा करने वाला शासक कौन था? श्रीलंका पर पूर्ण रूप से कब्जा करने वाला शासक, चोल शासक, पूर्ण रूप से कब्जा करने वाला शासक कौन था? कब्जा करने वाला शासक ये था राजेंद्र फर्स्ट। और इसने पहला ऐसा चोल शासक था जिसने गंगा के मैदानों को जीता था और गंगे कोंड चोलपुरम नामक शहर को बसाया था। गंगा के मैदानों को जीतने के पश्चात, गंगा के मैदानों को जीतने के पश्चात गंगे कोंड चोलपुरम, गंगे कोंड चोलपुरम नामक शहर को कौन बसाया था? ये राजेंद्र फर्स्ट था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं? ये हड़प्पा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा से क्या मिला? घरों में कुएं का अवशेष। अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अन्नागार का साक्ष्य मिला है ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। और ये हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तानी पंजाब में है। और किसने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा साम्राज्य की राजधानियाँ? ये पिगट ने कहा था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्राचीन नाम क्या है? यह है मेलुहा। और स्वास्तिक चिन्ह का अवशेष कहाँ से मिले थे? ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिले थे। कालीबंगा से क्या मिला? कालीबंगा से ये राजस्थान में है और इसका खोज किया था एक घोष ने, अमलानंद घोष ने। कालीबंगा से क्या मिला? दो फसलों को एक साथ बोने का साक्ष्य। दो फसलों को एक साथ बोने का साक्ष्य कहाँ से मिला? एक साथ बोने का साक्ष्य ये मिला कहाँ से? कालीबंगा से। सिलबट्टा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सिलबट्टा का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये मिला था कालीबंगा से। और कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में है। लोथल से क्या मिला था? लोथल एक बंदरगाह वाला शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह वाला शहर कौन था? ये था लोथल। कौन था? लोथल। डॉकयार्ड था, बंदरगाह वाला शहर। यहाँ पे क्या मिले थे? जुगल समाधान के साक्ष्य। पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया जाता था। जुगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं लोथल से। और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ये मिले थे लोथल से मिले थे। मोहनजोदड़ो इसका खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। और ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में है और सिंध के लारकाना ज़िले में है। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है और किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे। कौन सा? सिंधु। मोहनजोदड़ो से किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो ये शक थे। कौन? शक। पहले कुषाण के बारे में देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो 44 नंबर का देखते हैं। पहले कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक कौन था? ये था कनिष्क था। कौन? कनिष्क।
अब पूछता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किए? इंडो ग्रीक ने। और सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कौन जारी किए? कुषाणों ने। और सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किसने शुरू किया था? तो ये था भीमकटफिशस था। एक किस वंश का था? एक कुषाण वंश का था। और जो कुषाण वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? ये दो जगह थी, एक थी मथुरा और एक था कौन? पेशावर। एक कौन था? ये दो जगह राजधानी थी, एक मथुरा और पेशावर। और कनिष्क के दरबार में 4 लोग रहते थे। वे कौन कौन थे? उसका ट्रिक है अवनाच। अवनाच एक किसके दरबार में रहते थे? एक कनिष्क के दरबार में रहते थे। और कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अगर हर्षवर्धन नहीं रहे, अगर कनिष्क रहे तो इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अश्वघोष, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक किसके दरबार में रहते थे? तो एक कनिष्क के दरबार में रहते थे। इंडो ग्रीक, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के को कौन जारी किया? इंडो ग्रीक ने। तंगालिया साल को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य का है? तो एक गुजरात का है, तंगालिया साल। अब हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में काई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? काई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। जलगांव केले को जीआई टैग दिया गया है। जलगांव केले को, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लाटौर आम को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? लाटौर आम को, ये है यूपी का। कहाँ का? यूपी का। और तेजपत्ता को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? तेजपत्ता का, ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और थुलमा कंबल को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? थुलमा कंबल, ये है उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड का है। राजस्थान, सोजती मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का? सोजती मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? ये है राजस्थान का। सोजती मेहंदी को जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है? राजस्थान का। और यूपी का हो गया, लाटौर आम को जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है? ये है यूपी का है। आज 45 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है। अगर इसका सारा डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाएं, उसमें जीएस वर्ल्ड ग्रुप का जो होता है टेलीग्राम का चैनल, उस पर सारा डिटेल उपलब्ध है, आप उस पर देख सकते हैं। और जिन व्यूअर और जिन अभ्यर्थियों को टेस्ट देना हुआ, वो संडे को यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलता है, 8 बजे से आ सकते हैं। और बताइएगा कि डिस्कशन कैसा रहा इस चैनल के माध्यम से। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।